नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बात 1981 की है, 1981। बाड़मेर राजस्थान में एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत, हालांकि गर्मी में गर्म ज्यादा रहता है। तो इसी बाड़मेर में एक लड़की रहा करती थी। ये वो दौर था, बल्कि आज भी बहुत सारे इलाकों में है, जहां बाल विवाह हो जाता है। तो उसी दौर में 1981 में एक लड़की की शादी हो गई और उस वक्त उसकी उम्र थी 13 साल। शादी के बाद लड़की वापस तमाम रस्मों के बाद घर लौट आई, क्योंकि एक परंपरा है, जब बाल विवाह होता है या कम उम्र में शादी होती है तो फिर लड़कियों को ससुराल नहीं भेजा जाता, उसका गौना बाद में करते हैं। गौना एक शब्द है जो सारे लोग जानते होंगे। गौना का मतलब होता है कि एक लड़की को जब शादी के बाद उसके ससुराल विदा किया जाता है तब कहते हैं कि गौना हो गया। शादी पहले कर लेते हैं बचपन में ही, लेकिन वो जब बालिग हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर उसका गौना कर दिया जाता है। तो अमूमन गौना 18 साल की उम्र के बाद कर देते हैं। तो बाड़मेर में रहने वाली इस लड़की की शादी 1981 में हुई। शादी के बाद 4 साल बीत गए, अब वो 13 से 17 साल की हो गई। अब भी साल भर बाकी है उसके गौने में। एक रोज अचानक शाम का वक्त करीब 7-8 बज रहे थे। ये वो दौर था जब इस दूर दराज इलाके में, बाड़मेर और उधर जोधपुर, लाइट नहीं हुआ करती थी। लाइट चली जाया करती थी, दिन भर में 2-4 घंटे के लिए लाइट आया करती थी, और वहां रहने वाले तमाम लोग इसके आदी भी हो चुके थे। तो गांव में अंधेरा था। अचानक उस लड़की के घर पर दस्तक होती है। एक नौजवान दस्तक देता है। घर की औरतें दरवाजा खोलती हैं। एक अजनबी को देखकर चौंक उठती हैं। घर में उस वक्त कोई पुरुष नहीं था, सभी किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो पूछती हैं कि भाई आप कौन है, यहाँ कैसे आए? तो नौजवान बड़ा शर्माते हुए कहता है कि जी मैं जमाई राजा हूं, आपका दामाद। अब वो सारी महिलाएं फौरन से पका गई और शर्मिंदा भी हो रही हैं कि देखो यार, मैं अपने दामाद को ही नहीं पहचान पाई। अच्छा, पहचानती भी कैसे? ये जो पूरा इलाका है और जहाँ शादी की जैसे रस्में होती हैं आज भी है, वहाँ तमाम महिलाएं घूंघट में होती हैं, लंबी लंबी घूंघट होती है। जब दूल्हा दुल्हन के सारे फेरे, तमाम रस्में होती हैं शादी की, तब भी दुल्हन पूरी तरह से उसका घूंघट होता है। इवन दुल्हन के माँ, बाकी जितनी महिलाएं होती हैं सब घूंघट में होती हैं। तो उस घूंघट में दूल्हे का चेहरा भी नहीं देख पाती हैं। तो अब वो अजनबी दरवाजे पर खड़ा है और वो कह रहा है कि मैं आपका दामाद हूँ। महिला तमाम जो घर की थी, दुल्हन की माँ और बाकी बहनें, वो शर्मिंदा और शर्मा गई कि देखो घर के दामाद को नहीं पहचानी, बड़ी बेइज्जती है। खैर उन्होंने बड़ी माफ़ी मांगी, उसके बाद बड़ी इज्जत से उसको अंदर बुलाया। अब दामाद है तो हमारे यहाँ तो दामाद की बहुत खातिरदारी होती है। अब उसकी पूरी खातिरदारी हुई। शादी के 4 साल बाद दामाद घर आया था पहली बार। फिर उसने पूछा बाकी लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा सब काम के सिलसिले में गए। तो उसने बताया कि मैं भी किसी काम के सिलसिले में जा रहा था, रास्ते में ससुराल आया तो मैंने कहा आप लोगों को प्रणाम और नमस्कार करता हुआ चल चलो। तो उन्होंने कहा अब रात हो गई, तुम कहाँ जाओगे दामाद जी? यहीं रुक जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सुबह चला जाऊंगा। उसके बाद अब उन्होंने कमरा वमरा तैयार किया और फिर उसकी दुल्हन को कहा कि जाओ अपने दूल्हा का ख्याल रखो। और इसके बाद रात बीत गई, सुबह हुई। अब सुबह हुई तो घर में तमाम लोग दामाद साहब के लिए बेहतरीन नाश्ता बनाने में लगे हुए। उधर दुल्हन उठी, आई, अब देखती है कि दूल्हा कहाँ है। घर वाले देखते हैं भैया कहाँ है, जमाई जी बोलो नाश्ता वास्ता रेडी है। तो पता चला कि पहले शायद घर के बाहर टहलने निकल गए होंगे, अब ढूंढ रहे हैं, कहीं वो मिला नहीं। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई। अब घर वालों को बड़ा अजीब और ये भी लग रहा है कि हमारी खातिर में कोई कमी तो नहीं रह गई कि दामाद जी नाराज होकर चले गए। लेकिन खैर बात आई गई हो गई। शाम होते होते लेकिन अचानक वो लड़की कहती है मम्मी, मुझे मेरे गहने थे शादी में जो दिए थे वो कमरे में नहीं है। तो उन्होंने कहा उन्होंने गहने क्यों निकाले? उसने कहा जब वो रात आए तो उन्होंने कहा कि तुम जरा अपने गहने में जरा सच संवर कर आओ। तो मैंने पहने, उन्होंने देखे, उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हारे छोटे हैं, ये पुराने साइज हो गए, ये पुरानी डिज़ाइन है, एक काम करो इसको पैक कर दो, मैं इसको नया तुम्हारे लिए बना दूंगा। तो पैक करके उन्होंने वहीं पर रखवा दिया। सुबह मैं उठी तो वहाँ पे तो अपनी जगह पर है नहीं और मेरे पतिदेव भी गायब है। अब घर की औरतों को लगा कि ये क्या चक्कर है। फिर भी उन्हें लगा कि शायद दूल्हा है, गहना उसी ने दिया, बनवा देगा, नया ले आएगा, साइज ठीक करा देगा। बट उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद 2-4 दिन बीत जाता है। घर के पुरुष घर में लौट आते हैं। जब वो लौटते हैं तो उनके साथ एक और शख्स होता है। घर में वो दाखिल होते हैं, उसके बाद बोलते हैं वो घर का जो मुखिया अपनी पत्नी से, इधर आओ, पहचानो इनको कौन है। तो अब सब देख रहे हैं कौन है भाई। अब वो पत्नी भी सामने खड़ी हुई है, उनकी बेटी। तो कहते हैं पहचानो। सब अजनबी को देख के पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा तुमने पहचाना नहीं, ये हमारे दामाद जी हैं। मैं जहाँ गया था वहाँ ये मिले, हमसे बातचीत हुई, फिर मैंने कहा कि चलिए आप घर भी चलिए। अब जैसे ही वो अपने पति के मुंह से सुन रहे कि सामने दामाद जी खड़े हुए, पूरे घर के पैरों तले जमीन खिसक गई कि 4 दिन पहले जो शख्स आया था अपने आप को दामाद बता रहा था, फिर वो कौन था।
अब ये बात ऐसी थी कि ना बताने बने और ना छुपाते बने, क्योंकि एक शख्स आया और रात को दामाद बनकर घर में रुका, सुबह निकल गया, गहने भी ले गया। 4 दिन बाद अब असली दामाद घर में है और खुद घर के पुरुष उसको लेकर आ रहे हैं। अब वो करें तो क्या करें। खैर उन्होंने दामाद की खातिर वातिर की। वो दामाद जेन्युइन था, सीधा साधा था, थोड़ी देर रुका और फिर दिन में ही चला गया वापस। दामाद से कोई जिक्र नहीं किया। जाने के बाद अब घर वालों ने आपस में बात की और उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात थी, 4 दिन पहले एक और जमाई राजा आए थे। अब घर के पुरुष भी हैरान और परेशान। फिर ये हुआ कि क्या, तो उन्होंने कहा भाई हमें लगा दामाद है, तो हमने तो कमरे में भेज दिया बेटी के साथ और वो सुबह गया है। अब तमाम बातें, बात मर्यादा की, इज्जत की, और गहने गायब। अब ये हुआ कि क्या किया जाए, तो पुलिस में कंप्लेंट करें। तो गहने की चोरी का मामला तो ठीक है, बट वो कैसे बताएं कि पूरी रात वो जमाई बेटी के साथ घर के अंदर था कमरे में। तो पूरे मोहल्ले में, यहाँ तक कि ससुराल में फिर बात पहुंचेगी, रिश्ता टूट जाएगा, शादी टूट जाएगी। और हमारे यहाँ इज्जत और ये सारी चीज़ें सबसे ऊपर होती हैं। तो क्या करें। घर वालों ने कहा कि खामोशी अख्तियार कर लो, कोई रिपोर्ट लिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इस कहानी में मैंने उस लड़की और लड़के का नाम नहीं दिया। ये बात आई गई हो गई, कुछ वक्त बीता। इसी बाड़मेर के कुछ दूरी पर एक घर में ऐसी एक घटना होती है। एक नौजवान शाम को पहुंचता है और कहता है कि घर वाले दस्तक देते हैं। उस दिन भी घर में कोई पुरुष नहीं और लोग कहते हैं आप कौन, तो कहता है जी मैं आपका दामाद हूँ। घर वाले शर्मिंदा की पहचान नहीं पाए, वही घूंघट, बाल विवाह, वो सारी चीज़ें, और लाइट का ना होना। तो उसकी बड़ी खातिर करते हैं। खातिरदारी के बाद वो फिर अपनी बेटी के साथ कमरे में भेज देते हैं। वहाँ वो रात को रुकता है और सुबह गायब है। सुबह बेटी की कहानी बताती है कि उसने कहा था कि तुम्हारे गहने मैंने कहा पहन लो। फिर चेक किया तो बोला ये कुछ छोटे हैं, ये डिज़ाइन खराब है, ये टेढ़ा है, तो मैं इसको ठीक करा देता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी अच्छे गहने पहने। और वो सुबह दामाद भी गायब और वो भी गायब। अब वो गायब हो गया। इधर होता ये है कि रात को आए, उस पूरे इलाके में रात को लाइट होती नहीं है। घूंघट वाला इशू आपको पहले ही बता दिया। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब इधर हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद अचानक असली दामाद घर पर आ जाता है, इस घर में भी। अब इस दामाद को कुछ पता नहीं। अब ये दामाद भी जब आया तो घर वाले चौंक उठे कि ये कौन, अभी तो हमारे जमाई राजा 4 दिन पहले गए थे, अब ये नया और ये दोनों अलग। उन्हें भी पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। अब वो हैरान परेशान, लेकिन सच्चाई बताएं भी नहीं कि भैया 4 दिन पहले तो एक और दामाद आया था और रात भर रुका था और सुबह गया है, तो फिर इसमें इज्जत भी जाएगी। तो खैर उन्होंने बड़ी खातिरदारी की अपने उस दामाद के लिए और फिर घर के पुरुष आ गए। पुरुषों ने पहचान लिया कि हाँ ये वही है। उसके बाद वो कमरे में, और उस कमरे में रहने के दौरान, और उस दिन जब ये आया था तब सारे पुरुष थे, उस रात को काम से सब लौट आए थे। तो चूंकि उन लोगों ने घूंघट तो पहना नहीं था तो वो अपने असली दामाद को पहचान गए। तो घर वालों ने संतोष किया कि चलो ठीक है ये आ गया। अब ये हुआ कि उसको भाई दुल्हन के कमरे में भेजा गया। अब इधर इस लड़की को नहीं बताया गया कि तुम्हारा जो 4 दिन पहले जमाई आया था वो फर्जी था और ये जो आया ये असली है। क्योंकि जब दूल्हा आया तो घर के अंदर पर्दा और बाकी सारे कस्टम रस्में, तो उस बेटी को अलग कमरे में रखा गया था, दामाद साहब के सामने नहीं रखा गया। और उसके बाद ये हुआ कि अब किसी को कुछ जिक्र नहीं करना है। अच्छा, दुल्हन भी ऐसी सारी वो घूंघट और ये कि न पति का चेहरा देखा न पति ने पत्नी का चेहरा देखा। अब रात हुई, कमरे में भेज दिया गया दूल्हे साहब को। दूल्हे साहब पहुंच गए उधर। लड़की अनजान है कि ये मेरा मतलब ये वही वाला पति है या क्या है। वो यही मान के चल रही है कि जो 4 दिन पहले आए वही फिर से आ गए। अब वो कमरे में और बातचीत हो रही है और बातचीत के दौरान अचानक वो पत्नी बोल पड़ती है कि वो उस दिन जो आप गहने ले गए थे क्या ठीक हो गया, बन गया। अब पति परेशान, कहता कौन से गहने, कब? उसने कहा जो 4 दिन पहले आप आए थे, आप ले गए थे। तो उसने कहा मैं तो पहली बार आ रहा हूँ शादी के बाद। अब वो पत्नी के परेशान और हैरान होने की बारी। उसने कहा नहीं उस दिन आपको गहने दिए थे, आप ले गए थे। उसने बोला भाई मैं आ ही नहीं था। अब वो पति का भी दिमाग घूमा, वो बाहर निकला, घर के मर्दों से उसने पूछा कि भाई मेरे नाम पर कौन आया। अब जो बात छुपानी थी वो खुल गई। फिर घर वालों ने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ, एक बंदा आया और उसने कहा हम जमाई राजा हैं, हमने घर में पुरुष थे नहीं, महिलाओं ने उसका चेहरा नहीं देखा था घूंघट की वजह से, तो दुल्हन ने नहीं देखा था और बिजली थी नहीं, लाइट होती नहीं है। वो आया, रुका और सारे गहने लेके चला गया। लेकिन वो दामाद अच्छा इंसान था और शरीफ था। उसने कहा देखिए कि कोई ऐसा एक गैंग होगा या कोई ऐसे ठगी का धंधा कर रहा है, हम खामोश रहेंगे तो न मालूम ऐसी कितने घरों में घुसेगा। तुम्हारा फर्ज है एक अच्छे नागरिक होने के नाते कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाएं। घर वालों ने कहा लेकिन बेटी की इज्जत।
तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कम से कम गहने की चोरी की तो दिखा सकते हैं, ये ना लिखाएं कि वो रात भर रुका था। घर वाले राजी हो गए। उसके बाद पहली बार बाड़मेर के एक पुलिस स्टेशन में एक चोर जमाई राजा की रिपोर्ट दर्ज होती है। अब चोर जमाई राजा की रिपोर्ट दर्ज हो गई। इसके कुछ दिन के बाद उसी गांव से कुछ दूरी पर एक और फैमिली आती है और वो भी एक ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराती है जो सेम कहानी थी। अब इस कहानी के थोड़े जिक्र हुए गांव पंचायत में, जो पहली कहानी थी। फिर उनके परिवार वालों ने भी जाके कहा कि चलो गहने चोरी का तो मामला दर्ज ही कर लो। लेकिन ये जब चीजें हुई तो जो दूसरे घर में इंसिडेंट हुआ था, जिस पति ने पहली बार पहल की थी, उसने कहा नहीं, उस चोर को पकड़ना है। और ना मालूम कितने घर हैं, लोग इज्जत की वजह से सामने नहीं आ रहे, तो एक काम करो, सिर्फ चोरी का नहीं, उसके ऊपर रेप का भी मामला दर्ज करते हैं, क्योंकि वो उसकी पत्नी के साथ पूरी रात उसका पति बनकर रहा था, जो गलत था। तो अब 2 चोरी और 1 रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। अब गांव वाले सारे पुलिस के ऊपर चढ़ गए कि भाई पकड़ो। इत्तेफाक से कुछ वक्त के बाद एक शख्स उसी गांव में संदिग्ध हालत में टहलता हुआ दिखाई दिया और वो गांव के कोने के मकान की तरफ शाम के वक्त कुछ लोगों ने खबर की, पुलिस की टीम पहुंची, उसको उठाया, पूछताछ की। उसने अपना नाम बताया, जिया राम। पुलिस को शक था ही था, उसने उसकी ठुकाई कर दी। ठुकाई की तो उसने सच बोला और उसने एक साथ उस वक्त 3 नहीं 10-12 ऐसे केस के जुर्म को एक्सेप्ट कर लिया। और पुलिस ने पूछा कि अच्छा तुम कैसे करते हो ये सब? फिर उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं भी यहीं जोधपुर के बाहर, जोधपुर और बाड़मेर के करीब के एक गाँव का हूँ। पिता की मौत बचपन में हो गई, माँ ने पाला पोसा। मैंने बहुत सारी शादियाँ अटेंड की और उस वक्त वो एकदम यंग लड़का था, 17-18 साल का। तो उसने कहा कि मैं सारी शादियों में अटेंड कर चुका था और मैंने देखा कि यहाँ जो शादियाँ होती हैं सारी महिलाएं तो बाल विवाह होती है, घूंघट में होती हैं, फिर गौना होता है और गौना कुछ साल के बाद होता है। इस दौरान में जो कल्चर है कि लड़कियां शादी के बाद ससुराल नहीं जाती, सिर्फ शादी के बाद एक ही बार जाती हैं, कुछ रस्में होती हैं और वो लौट आती हैं। लड़का लड़की को एक साथ रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है। फिर वो लौट आती हैं और मुलाकात नहीं होती। जब लड़की बालिग हो जाए और उसका गौना हो तब वो अपने पति के पास जाती है और फिर पति के साथ वो रह सकती है। तो इस शादी और गौना के बीच में आमतौर पर 3, 4, 5, 6 साल तक का एक टाइम लग जाता है, जो कि लड़कियां कम उम्र की होती हैं। तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादातर शादियों में देखिए कि न लड़का लड़की का चेहरा देखा है, न लड़की ने लड़के का चेहरा देखा है, न रिश्तेदारों ने दूल्हा का चेहरा देखा, न दुल्हन का देखा होता है, क्योंकि सब घूंघट का कल्चर है। तो बोला उसी वक्त मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। फिर मैंने देखा कि शादियों में बहुत सारे गहने पहनती हैं महिलाएं। फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसी चोरी करो जिससे लोग लुट भी जाएं और बता भी ना पाएं, क्योंकि बात इज्जत की होगी। तो उसने कहा, तब मेरे दिमाग में आया कि ऐसी लड़कियों को मैं निशाना बनाऊं जिनकी शादी तो हो गई है, गौना नहीं हुआ, और शादी हुए भी करीब कम से कम 1-2 साल या 3 साल हो चुके हों। तो बोला चूंकि उस इलाके का रहने वाला था, जिस घर से बारात निकलती सब आइडिया होता है। फिर मैं पता करता अपने लेवल पर कि उस लड़की की उम्र क्या है, गौना कब तक होगी। तो जिसमें भी मुझे 4 से 5 साल के बीच गौना का जो वक्त होता पता चलता, तो मैं उन घरों को फिर निशाना बनाने की प्लानिंग शुरू करता। लेकिन उसमें भी खासतौर पर पहले उस घर को जो घर कोने में हुआ करता। ये पहला था साजिश का प्लान। दूसरा, कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद मैं इस बात की मतलब उसमें लगा रहता कि इस घर के जो मेल मेंबर हैं, जो पुरुष हैं, वो इस घर से कब बाहर जाएंगे काम पर, या शहर या फिर ज़िला में, या फिर वहाँ से निकल कर दूसरे कस्बे में, और जिस रात वो घर नहीं लौटेंगे उसी रात उनके घर में मुझे दाखिल होना है जमाई राजा बनकर। इसलिए कि जो पुरुष हैं वो अगर रहेंगे तो वो मुझे पहचान जाएंगे, क्योंकि वो घूंघट में है नहीं, वो दूल्हा का चेहरा जानते हैं। महिलाएं घूंघट में होती हैं, वो जानती नहीं। तो फिर मैं सारी चीज़ों की रैकी करता और जिस घर में जिस रात पुरुष नहीं होते मैं वहाँ पहुँच जाता। गाँव में बिजली होती नहीं तो मैं सीधे जाकर कहता, नए कपड़े पहन कर जाता, कि मैं आपका दामाद। बीवी तो छोड़िए, सास और बाकी लोग भी नहीं पहचान पाते। फिर मैं कमरे में जाता, बीवी से मीठी मीठी बातें करता और उससे कहता कि तुम्हारे गहने कहाँ हैं, सच और संवर कराओ। फिर कहता कि ये गहने तो यार तुम्हारे छोटे हैं, ढीले हैं, बड़े हैं, अच्छा डिज़ाइन नहीं। और उससे कहता रखो, मैं इससे बेहतर तुमको बनवा के ऐसी ऐसो ठीक करा कर देता हूँ। और जब सुबह सब सो रहे होते तो बड़ी खामोशी से उठता और 4 से 5 बजे के दरमियान घर से रफू चक्कर हो जाता। फिर वो बड़े शहर में जाता, वहाँ उन गहनों को बेचता, उस पैसे से ऐश करता। फिर उसके बाद उसके निशाने पर वो सारे शिकार होते जिन जिन की शादी और गौना हुई थी। उसने बाद में उसको पुलिस ने जब इस सारी चीज़ें मान ली 4-5, उसको गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। लेकिन सिर्फ चोरी का उसके ऊपर मामला साबित हुआ, क्योंकि फिर रेप के मामले में गवाही और बयान इज्जत की वजह से लोग आगे नहीं आए। तो कुछ महीनों में छूट गया। फिर वहाँ से वो दूसरी जगह गया, फिर उसने वारदात करनी शुरू की, फिर पकड़ा गया, फिर तीसरी जगह गया, फिर पकड़ा गया, फिर बाहर आया, फिर करता रहा। 81-2 से उसने ये शुरू किया था
और ये सिलसिला 2010 तक चलता रहा। सोचिए, मतलब करीब 30 साल तक, 30 साल तक वो करता रहा। लेकिन कमाल यह है कि इन 30 साल में उसने कभी अपने गांव में ये हरकत नहीं की। जब आखिरी बार वो पकड़ा गया, ये 2006 या 7 की बात है, तब उसने, एक इंस्पेक्टर था उसके सामने, एक्सेप्ट किया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में करीब 250 लड़कियों के सुहाग चुराए, यानी 250 लड़कियों के साथ उनका पति बनकर एक रात उनके कमरे में गुजारी है और फिर उनके गहने सुबह लेकर भाग गया। 250 केसेस। जब पुलिस से पूछा गया कि अगर इतनी बड़ी तादाद में है तो फिर क्यों नहीं आपने मतलब मामला दर्ज कर इसको लंबी सजा हुई, तो पता चला कि ज़्यादातर लोग इज्जत की वजह से सामने नहीं आए। कुछ लोग सामने आए तो सिर्फ गहने की बात, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसी बात हो गई कि अगर कोई गहना चुराने की बात भी रिपोर्ट में लिखा था तो गांव में बातें हो जाती कि गहना नहीं, पक्का इसके घर में भी वो आया था चोर जमाई राजा और इसके साथ भी रात गुजारी। तो गांव में ये चीज़ें तेज़ी से फैलती हैं। माँ बाप, घर के लोग इज्जत की खातिर फिर खामोश होने शुरू हो गए। धीरे धीरे वो गहने चोरी का भी इल्ज़ाम लगाने उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन इसका खौफ ये हुआ कि जब ये बातें फैली तो पूरे जोधपुर और बाड़मेर के उन इलाकों में उसके बाद जब भी कोई दामाद आता, यहाँ तक कि असली दामाद भी अगर आ जाता, तो पहले उसकी तस्दीक की जाती, उसको बिठाया जाता, उसके बारे में पूछा जाता, पुरुषों को बुलाया जाता, कहता कि आप शिनाख्त करो, और उसके बाद ही उसे घर के अंदर एंट्री मिलती। ये दहशत थी। 250, सोचिए, दुल्हनों को उसने ठगा। 2016, आखिरी बार 2016 में जिया राम की बीमारी से मौत हुई। उसका फेफड़ा खराब हो चुका था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। जिया राम का खौफ इस कदर था कि लोग मतलब इस घटना के बारे में बात करने से भी डरते थे। 250 तो उसने अपनी जुबान से कही ये बात कि मैंने ये किया है, लेकिन पुलिस के हिसाब से जो मामला दर्ज था वो इसका 10% भी नहीं था, क्योंकि बात इज्जत की थी, लोग आए नहीं। तो 90 के दशक में जोधपुर और बाड़मेर, ये वो नाम था जिया राम, और जिया राम से ज़्यादा जो नाम था चोर जमाई राजा। खौफ हर तरफ था, हर घर में, खासतौर पर उन घरों में जहाँ पे नई नई शादी होती थी। और कहीं ना कहीं देखिए, शादी का फिर और इस चोर जमाई राजा का ताल्लुक उन चीज़ों से भी है। जब आप बाल विवाह होता है उस वक्त, अब भी बहुत सारे इलाके हमारे देश में जहाँ कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है, तो बच्चों की शादी कर दी जाती है, उसके बाद घर पे रखा जाता है। कई बार तो बालिग होने का इंतजार भी नहीं किया जाता, गौना कर दिया जाता है 14-14 साल की उम्र में। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर इंसानी दिमाग कितना खतरनाक है कि वो इन चीज़ों में से भी जुर्म निकाल लेता है, और उसे पता है कि वो जो करने जा रहा है, बहुत सारे लोग उसको जानने के बावजूद उसके खिलाफ केस नहीं करेंगे और वो आसानी से बरी हो जाएगा। अगर कायदे से देखें, किसी शख्स के ऊपर 250 रेप का इल्ज़ाम हो तो उसके साथ क्या सलूक होगा, लेकिन यहाँ 250 रेप करने के बावजूद एक तरह से, क्योंकि उसने धोखा देकर किया, वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर आज़ाद ही रहा, और जब उसकी मौत हुई तब भी वो आज़ाद था। तो कैसे कैसे लोग और इंसानी दिमाग कैसा कैसा, सोच कर ही अजीब लगता है। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन पहले तो अपना वो सिलसिला शुरू करूँ उससे पहले एक चीज़ शुरू में भूल गया आज। तो हमारी टीम इंडिया को नया कोच गौतम गंभीर मिल चुके हैं। अब टीम इंडिया गंभीर हो गई है। राहुल द्रविड़ ने अपनी एक्सटेंशन के लिए खुद ही मना कर दिया था और गंभीर का नाम शुरू से ही चल रहा था। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, गंभीर और कोहली में नहीं बनेगी, लेकिन वो पुरानी बात थी। अब दोनों में दोस्ती होगी, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। और गंभीर को मैं एक चीज़ कहूँगा कि गंभीर के अंदर जज्बा जो है एक प्लेयर के तौर पर, और मुझे लगता है कि वो एक अच्छे कोच साबित होंगे, क्योंकि केकेआर को उन्होंने कैप्टन के तौर पर भी जिताया, फिर अभी लास्ट IPL जिताया, मेंटोर रहे लखनऊ टीम को के 2 बार उनको आगे तक पहुंचाया। 2011 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर थे। 2007 T20 वर्ल्ड कप धोनी की कैप्टनशिप में जब हम जीते तो उसमें भी हाईएस्ट स्कोरर थे। तो खेल के प्रति उनका जुनून हम सब जानते हैं, और शायद 2011 फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी थे, वो 97 रन स्कोर किया था उन्होंने। तो उम्मीद यही है कि एक अच्छा टीम इंडिया को कोच मिला है और अब हमें ये और आगे तक ले जाए। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल मार्च में पाकिस्तान श्रीलंका में है, तो वो जिताएं। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है अगले ही साल, तो वो भी उनकी कोचिंग के अंदर टीम इंडिया जीते। फिर 50 ओवर का है 2027 में शायद वर्ल्ड कप, तो वो भी जीते। तो ऑल द बेस्ट गौतम गंभीर, गौती साहब। और गौतम गंभीर के बारे में बता दूं कि ये अभी हमारे इलाके के MP भी रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जहाँ मैं रहता हूँ उसी इलाके के। लेकिन इस बार उन्होंने राजनीति से संन्यासी ले लिया था, क्योंकि KKR का कोच बनना था, एक साथ 2 काम कर नहीं सकते थे, और शायद उसी वक्त दिमाग में था कि ये टीम इंडिया के भी कोच बनेंगे, और इसीलिए राजनीति से संन्यास लिया। तो खैर ऑल द बेस्ट गौतम गंभीर। टीम इंडिया हमारे वर्ल्ड T20 अभी हम वर्ल्ड चैंपियन है, इसको और आप आसमान की बुलंदियों पर ले जाएं, यही हम सारे क्रिकेट लवर की दुआएं हैं।
तो ऑल द बेस्ट। इसके अलावा आज रमा और राजू इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और ये भेजा है रिया और रोहन ने, लुधियाना से, उनके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं रमा जी और राजू जी। सुनीता और गुड्डी, सुनीता उर्फ गुड्डी और मांगेलाल चौहान, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, आप दोनों को भी आज बहुत बहुत बधाई। आज पहले एनिवर्सरी हो गई। गौतम कुमार, आज इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गौतम, भेजा है अनिल कुमार ने। सृष्टि, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सृष्टि, और भेजा है गीतांजलि ने। मोहसिन अली, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोहसिन, और भेजा है अकरम ने। साथ ही गुलनाज, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुलनाज, और ये भेजा है इकराम ने। साथ ही कुलविंदर कौर जी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कुलविंदर जी, और भेजा है परमजीत पाजी ने। इसके अलावा आज एक नाम नहीं लूंगा, हमारे एक डॉक्टर हैं, टाइम तक फैमिली मेंबर, इन्होंने एक सवाल पूछा है, मैंने जानबूझकर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर इनका सवाल जेन्युइन है बहुत। इन्होंने कहा कि मैं कई बार लेक्चर देती हूँ और 100-200 लोग होते हैं, बच्चे, स्टूडेंट के, जो भी आते हैं जहाँ पे लेक्चर देती हैं। तो उन्होंने कहा कि अक्सर मैं नर्वस हो जाती हूँ, फ्लुएंसी नहीं आ पाती, बोल नहीं पाती हूँ, घबरा जाती हूँ, इतनी भीड़ के सामने कैसे बोलूँ। तो इन्होंने मुझ पर रख के कहा है कि आप तो इन सारी चीज़ों के आदी होंगे। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए उठाया इनका, अगर वो आज कहानी सुन रही होंगी तो उन्हें पता चल जाएगा डॉक्टर साहब कि इन चीज़ों से हम सभी गुजरे हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ कि जब मैंने पहली बार टीवी में कैमरे का सामना किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि सीधे पीछे सिर्फ कैमरामैन था और आगे मैं था और आसपास कोई था नहीं। बहुत वन टेक में मैंने सब कुछ कर दिया। बाद में धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब मेरे कैमरे के इर्द गिर्द या मेरे आगे पीछे अगर 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं, लाख कहाँ कह रहा हूँ, 2, 4, 5, 10 भी, तो मैं उस कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाता हूँ, मेरे अंदर एक झिझक आ जाती है। फिर तो ऐसा हुआ, बहुत सारे अपने क्राइम रिपोर्टिंग में भी सैकड़ों लोग थे, उन सबकी नज़रें मुझे लग रहा है मुझे ही देख रही है, तो उसमें मैं बहुत फंबल करने लगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तो मुझे लगा ये सब देख रहे हैं, तो मैं शर्मा जाता था कि अगर मैं 1 टेक नहीं दे पाया, 2 टेक नहीं दे पाया, तो लोग हंसेंगे कि यार ये कैसा रिपोर्टर बोल ही नहीं पाता है। तो काफ़ी दिनों तक ये मेरे अंदर रहा। फिर धीरे धीरे मैंने सीखा, कुछ मुझे गुरुओं ने ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम कैमरे के सामने हो तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारे इर्द गिर्द और कोई है, तुम सिर्फ कैमरे के लेंस पे ध्यान दो। दूसरा कि अगर मान लो कि तुम्हारा ध्यान लेंस पे ही है, लेकिन ये है कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे चारों तरफ लोग देख रहे हैं, तो तुम किसी की आंखों में कभी डायरेक्ट आंखें मत डालो, तुम एक सरसरी नज़र उठाओ और देखो सब, तो तुम्हें कोई एक खास आदमी नहीं दिखाई देगा, सभी दिखाई देंगे लेकिन कोई दिखाई नहीं देगा। तीसरा उन्होंने मंत्र दिया कि ये मानकर चलो कि जितने लोग तुम्हारे सामने हैं, सुन रहे हैं, उन सबको तुमसे कम समझ है, तुम्हें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज उन सबसे ज़्यादा है, तो तुम जो भी बोलोगे उनके लिए नया है। ये कुछ छोटे छोटे नुस्खे थे। एक किस्सा सिर्फ सुनाता हूँ कि एक बार मुझे बहुत बड़े, मतलब मेरे लिए बड़ी बात थी कि पुलिस एकेडमी में एक लेक्चर के लिए बुलाया गया। अब वहाँ सारे नए नए जो IPS आते हैं, पुराने सीनियर अफसर। अब पुलिस एकेडमी में, ये बात है हैदराबाद की, वही है, और वहाँ तमाम दिग्गज लोग, दिग्गज अफसर। फिर बाद में दिल्ली और कई जगह पे भी मैंने बोला जाकर, लेकिन वो पहला था तो मैं बड़ा नर्वस कि क्या करूँगा। और फिर ये कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, जिनके सामने मुझे बोलना है, वो सब मतलब धुरंधर लोग हैं, पता, वो लोग तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्पॉट पे जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, ये सब करते हैं, और मैं सिर्फ रिपोर्टिंग करता हूँ। मैं उनके सामने क्या बोलूँगा, वो सब हंसेंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ सोचा और उसके बाद मैं वहाँ बोला, और बोलने के बाद जब आया तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। और वो क्यों हुआ ऐसा बताता हूँ। मैं जब वहाँ गया तो मैंने ये मान लिया कि ये सब बेशक IPS हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, लेकिन जो एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है, जांच वाँच, छोटी छोटी चीज़ें, मैंने कहा ये लोग कभी स्पॉट पे उस तरीके से नहीं गए होंगे, क्योंकि आमतौर पर क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कौन करता है, एक इंस्पेक्टर करता है, बीट अफसर जाता है सबसे पहले, हेड कांस्टेबल होता है, सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पोस्ट पे लोग होते हैं, ये डायरेक्ट उससे जुड़े होते हैं। तो मैंने कहा इनके पास ज़्यादा जानकारी होती है। अगर कभी भी किसी क्राइम केस के बारे में किसी से बात करनी हो तो जो सबसे IO होता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, और वो इंस्पेक्टर रैंक तक ही होता है, उससे नीचे ऊपर नहीं होता ज़्यादा। तो उसको पूरी जानकारी होती है, ये तक पता होता है कि बॉडी किस तरफ पड़ी हुई थी, क्या थी, कमरे में क्या था, लाइट जल रही थी नहीं। जो बड़े अफसर होते हैं उनको नहीं होती। तो मुझे लगा कि मैंने इतनी क्राइम स्पॉट इतने अपने लाइफ में देखे हैं और किए हैं, और फिर इतनी चीज़ें कर, मतलब धीरे धीरे हर क्राइम स्पॉट आपको कुछ नया सिखाता है, कैसे केस, कैसे इन्वेस्टिगेशन, मिस्ट्री, सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि शायद मैं डायरेक्ट उन चीज़ों का गवाह हूँ और मैं ये बात कर सकता हूँ। और मैंने फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था क्राइम सीन को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, और कहाँ दूसरा मेरा एक नज़रिया, पुलिस अपना काम कर रही है, पर मुझे उनके काम में कमियां भी निकालनी है, तो उन कमियों की तरफ भी ध्यान दिया कि वो क्या क्या नहीं करते हैं, हमेशा स्पॉट पर लेट क्यों पहुँचते हैं,
कई बार क्राइम सीन को नजरअंदाज करके क्यों निकल जाते हैं, कि इतनी जल्दी में क्यों होते हैं। तो जब ये सब कुछ मैंने जो महसूस किया था वहां बोला, और डायरेक्ट मेरा चूंकि अपना एक्सपीरियंस था, तो फिर उन लोगों ने सुना और अप्रिशिएट किया, और उस दिन से फिर कॉन्फिडेंस आया। तो मेरा यही मानना है कि जब भी आप जहां बोलें, आप ये मत सोचें कि ये लोग आपको देखेंगे तो सुन भी रहे हैं। बस थोड़ा सा दिमाग में ये डाल दीजिए कि जो आप कह रहे हैं उन्हें नहीं पता है, और थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि आपको उनसे ज़्यादा जानकारी है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत सलत भी बोल जाएं, पकड़ लेते हैं लोग, होशियार है। लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप समझ गई होंगी जो आपने सवाल किया था। अगर आपको लगा कि कुछ काम आ सके तो ज़रूर बताइएगा मेल में। विनय सिंह, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा किशोरी कुमार ठाकुर नेपाल से, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। तो कहानी में आज इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।